नमस्कार, ये है आवाज एट 9। दिन भर की सभी बड़ी खबरों के साथ एक ऐसा बुलेटिन जहां पर हर बात आपके काम की है। एमआरपी के गोरख धंधे से लोग हैं परेशान तो सरकार बढ़ा रही है जीएसटी की दर। स्टंट के मामले में गड़बड़ी करने पर 24 अस्पतालों को मिला है नोटिस तो आ गई है दुनिया की पहली बिना ड्राइवर वाली रेसिंग कार। ऐसी ही कई बड़ी खबरें हैं आज आपके लिए। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। सबसे पहले आपको दिखाते हैं दिन की बड़ी हेडलाइंस। जीएसटी के तहत अधिकतम 40% तक टैक्स लगा सकती है सरकार। ड्राफ्ट बिल में बदलाव कर अपने हाथ में लिया अधिकार। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलने का धंधा जारी। एक सर्वे में 66% लोगों की शिकायत। रेस्टोरेंट सिनेमा कर रहे मनमानी। 9000 के पास पहुंचकर निफ्टी ने खाया चक्कर। मुनाफा वसूली की आंधी में सेंसेक्स भी 150 पॉइंट टूटा। बिना आधार के नहीं मिलेगी रेल की ऑनलाइन टिकट। कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार लाएगी नया नियम। स्टैंड की ज्यादा कीमत वसूलने पर 24 अस्पतालों को नोटिस। मुंबई के लीलावती, केईएम और दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल पर कस सकता है कानूनी शिकंजा। केंद्रीय कर्मचारियों को कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए मना कर सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल। सीजीएच स्कीम में सरकार पर बाकी है अस्पतालों के 400 करोड़ रुपए। और आ गई दुनिया की पहली बिना ड्राइवर वाली रेसिंग कार। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में हुई नुमाइश तो कार बनाने वाली कंपनी पोर्शे ने पेश किया लैपटॉप। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। जीएसटी के तहत अब सरकार अधिकतम 40% तक टैक्स लगा सकती है। पहले यह सीमा 28% थी। सरकार ने राज्यों की मांग पर ड्राफ्ट बिल में यह बदलाव किया है। इस खबर पर और बातचीत के लिए अब हमारे साथ है ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, ये बताइए कि सरकार ये नियम क्यों लेकर आई है, और जो हम बात कर रहे हैं कि पहले जो सीमा थी 14%, अगर हम इंडिविजुअल बात करें राज्यों की और केंद्र की, तो अब वो 14 बढ़ाकर 20 कर दी है। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब जीएसटी लागू होगा तो जीएसटी लागू होने के बाद केंद्र सरकार अधिक से अधिक 20% तक टैक्स वसूल सकती है। इसी तरह राज्य सरकार अधिक से अधिक 20% तक टैक्स वसूल सकती है। अगर केंद्र और राज्य दोनों का मिला दिया जाए टैक्स की दर, तो वहां पर आप अधिक से अधिक 40% तक टैक्स वसूल सकते हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले सरकार ने जो मॉडल जीएसटी लॉ का ड्राफ्ट मसौदा लाया था, उसमें यह प्रस्ताव रखा था कि जीएसटी के तहत टैक्स दर की अधिकतम सीमा 14% रखी जाए, यानी केंद्र सरकार अधिक से अधिक 14% टैक्स लगा सके और राज्य सरकार अधिक से अधिक 14% टैक्स लगा सके। दोनों मिलकर के 28% तक टैक्स लगाया जाए। लेकिन कई राज्यों ने इस पर आपत्ति जताई और फिर जीएसटी काउंसिल में यह तय हुआ कि अब 14% नहीं बल्कि 20% की अधिकतम सीमा तय की जाए, यानी दोनों मिलाकर 40% तक टैक्स लगा सके, इसकी छूट दी जाए। तो लक्ष्मण, ये बताइए कि केंद्र राज्य अपने अपने हिस्से में 20% या जैसा आप कह रहे हैं कि दोनों मिलाकर 40% अधिकतम टैक्स लगा सकते हैं, तो जीएसटी लागू होते ही क्या ये दरें अमल में आ जाएगी? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। 20% की दर जो है वो अधिकतम दर है, यानी 20% से ज्यादा सरकार टैक्स नहीं वसूल सकती है जीएसटी के तहत। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जीएसटी मान लिया जाए 1 जुलाई से लागू होता है तो उसके तुरंत बाद 20% तक टैक्स वसूलना केंद्र और राज्य सरकार शुरू कर देंगी। ऐसा नहीं होगा। दरअसल अभी जो शुरू में होगा जीएसटी लागू होने के साथ जीएसटी के जो मौजूदा टैक्स स्लैब का जो प्रस्ताव रखा गया है, उसी टैक्स स्लैब के हिसाब से जीएसटी की दरें तय की जाएंगी। अभी 4 टैक्स स्लैब रखी गई है। 5% जो बेहद जरूरी चीजें हैं, 12% जो सामान्य जरूरत की चीजें हैं, 18% जो थोड़ी सी लग्जरी चीजें हैं, और यहाँ पे 28% जो बेहद ही लग्जरी चीजें हैं या फिर सिगरेट, गुटखा, पान मसाला जैसी चीजें हैं। तो इस तरह से अभी टैक्स स्लैब रखा गया है। जीएसटी लागू होने के बाद इसी टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स की दरें तय होंगी। लेकिन आगे चलकर भविष्य में किसी आपात स्थिति में केंद्र या राज्य सरकार को ज्यादा टैक्स वसूलने की जरूरत पड़ी, तब ये अधिकतम सीमा की तरफ टैक्स की दरें बढ़ सकती हैं। जी, तो कुल मिला के लक्ष्मण ये तो है कि सरकार ने गुंजाइश रख ली है अपने पास कि अगर जरूरत पड़ती है तो ये अधिकतम 40% तक जा सकती है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं? वैजन साहब का कहना है कि जीएसटी मॉडल बिल में अधिकतम दर 20% किए जाने से अनिश्चितता आ जाएगी। इससे जीएसटी से फायदे की जो बात कही जा रही थी उसे झटका लगेगा। जीएसटी में थोड़ी अनसर्टेनिटी आ जाएगी टैक्स रेट के बारे में, और जैसा हम सब लोगों का मानना था कि जीएसटी में टैक्स रेट कम होंगे और लोगों को बेनिफिट होगा,
हो सकता है कि अगर सरकार का वित्तीय घाटा पूरा नहीं हो पाए तो ये रेट फिर बढ़ जाए भविष्य में, तो ये कहीं ना कहीं छोटा सा सस्पेंस रहेगा। अच्छा रहता सरकार अपना एनेबलिंग प्रोविजन भी 28 के पे रखती, 40 पे नहीं रखती, और जब भी जरूरत पड़ती तो फिर अमेंडमेंट पार्लियामेंट के थ्रू करती। अब सरकार चाह रही है कि एक्ट बना दिया जाए 40 का और जीएसटी काउंसिल इसको लागू करेगी 28%। और अब बात करेंगे एमआरपी के नाम पर चल रही लूट के खेल की। देश में एमआरपी के नाम पर बड़ा खेल हो रहा है। मेडिकल डिवाइसेस के नाम पर अस्पतालों में अनाप शनाप कीमत वसूली जा रही है, तो ई कॉमर्स कंपनियां असल एमआरपी छुपाकर डिस्काउंट का खेल खेल रही हैं। होटल, रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल में भी पानी सहित और दूसरी चीजों पर मनमाना रिटेल प्राइस वसूला जा रहा है। इसे लेकर लोकल सर्किल्स ने एक सर्वे कराया है। लोकल सर्किल्स के इस सर्वे में ऑनलाइन करीब 10,000 लोगों ने हिस्सा लिया है। तो इस सर्वे में क्या निकल कर आया, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है हमारी सहयोगी शगुफ्ता। शगुफ्ता, सर्वे की क्या हाइलाइट्स हैं? जी विपिन, मैं यहाँ पर 3 चीजों पर फोकस करना चाहूंगी। सबसे पहली बात तो ये कि जब लोगों से ये पूछा गया कि क्या मेडिकल डिवाइस पर एमआरपी रेट लिखा होना चाहिए, तो उसमें से 93% लोग ऐसे थे जिन्होंने हाँ में जवाब दिया। सिर्फ 2% लोग थे जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और 5% लोग थे जिन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं बोलना चाहते इस पूरे मुद्दे पर। दूसरी चीज फोकस करना चाहूंगी वो ये कि ई कॉमर्स वेबसाइट असल एमआरपी छुपाकर डिस्काउंट देती हैं लोगों को, ये कहना है इस सर्वे का। लेकिन इसमें लोगों ने जो कहा वो मैं आपको बताती हूँ। 41% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 25% लोग थे जिन्होंने ना में जवाब दिया और महज 34% लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी चीज जो समझाना आम लोगों को बेहद मुश्किल हो जाएगा, लेकिन समझनी पड़ेगी ये चीज, वो ये कि होटल रेस्टोरेंट में पानी की बोतल पर एमआरपी से ज्यादा पैसे वसूले जाते हैं, ज्यादा चार्ज लोगों से लिया जाता है। इस चीज को समझने की विपिन इसलिए ज्यादा जरूरत है यहाँ पर क्योंकि 66% लोगों ने कहा कि एमआरपी से ज्यादा पैसे उनसे वसूले जाते हैं। वहीं 9% लोगों ने यह कहा कि एमआरपी बढ़ाकर, एमआरपी को थोड़ा सा बढ़ाकर उनसे पैसे वसूले जाते हैं। वहीं 17% लोग थे जिन्होंने कहा कि एमआरपी पहले से ही ज्यादा है और चार्ज जो है वो उससे भी कहीं ज्यादा उनसे वसूला गया। वहीं 8% लोग थे जिन्होंने कहा कि सामान्य एमआरपी का चार्ज उनसे लिया गया। जी विपिन। जी शगुफ्ता, बहुत शुक्रिया। तो अलग अलग स्तर पर लोगों की अलग अलग शिकायतें, लेकिन ज्यादातर ये कह रहे हैं कि एमआरपी के नाम पर खूब घुमाने की कोशिश होती। चलिए और बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोकल सर्किल्स के चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर यतीश राजावत भी आ गए हैं जिन्होंने सर्वे कराया। तो यतीश जी, आपने ये सर्वे कराया, उसमें लोगों ने कहा कि मेडिकल डिवाइसेस पर एमआरपी होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि उन्हें लूटा तो नहीं जा रहा। तो ये खेल क्या है? देखिए, ऐसा हो रहा है कि एक कानून में लूपहोल है जिसके तहत जितने भी मेडिकल डिवाइसेस होते हैं कंज्यूमर के लिए वो पैकेजिंग गुड्स एक्ट में नहीं आते हैं। इसके चलते हुए वो ये कोई डिवाइसेस अपने पैकेज पे एमआरपी नहीं डिस्क्लोज करते हैं। होता यह है कि क्योंकि एमआरपी नहीं डिस्क्लोज किया जाता तो डॉक्टर या हॉस्पिटल दोनों ही साठगांठ करके कोई भी दाम इस चीज पर लगा के पेशेंट को बेच देते हैं। अब जैसे आप देखिए कि पिछले हफ्ते ही एनपीपीए ने ये कानून निकाला कि स्टेंट की कीमत 29,600 होगी या जो बेसिक स्टेंट है उसकी 8,000 होगी। स्टेंट पे तो उन्होंने कह दिया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये जरूरी है कि उस स्टेंट के बॉक्स पे एमआरपी डिस्क्लोज किया जाए। ये आज की तारीख में नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ऐसा ही एक अगर हम देखें यतीश जी, दूसरा गोरख धंधा चलता है ई कॉमर्स में, क्योंकि यहां पर लोगों, आपके सर्वे में लोग कह रहे हैं कि ई कॉमर्स कंपनियां एमआरपी को छुपाकर डिस्काउंट का खेल खेलती है, यानी कि एमआरपी बढ़ाकर फिर डिस्काउंट देती है। ये सब कैसे हो रहा है? कीमत कभी एमआरपी की कीमत ई कॉमर्स कंपनी या उस पर जो सेलर है वो कभी डिस्क्लोज नहीं करता। आपको ये कहा जाता है कि इस पे 20% डिस्काउंट है और जो आम हिंदुस्तानी की खरीदने की प्रक्रिया है वो डिस्काउंट ढूंढती है। पहले तो देखती है कि किस चीज पे सबसे ज्यादा डिस्काउंट है। आईफोन अगर 25% पे डिस्काउंट पे मिल रहा है इस साइट से तो उस साइट से जाके खरीदती है। लेकिन उस साइट पे क्या होता है कि वो मार्कअप हो जाता है प्राइस पे। 60,000 का फोन 70,000 या 72,000 पे लिस्ट करके फिर उसको 20% डिस्काउंट करते हैं। तो हो सकता है कि आप एमआरपी से एक्चुअली ज्यादा पे करें। ये एक तरह से मिसयूज और वायलेशन है एमआरपी का और इस पे सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए।
तुरंत एक्शन की बात और एमआरपी की शिकायत तो बहुत लंबी, बहुत पुरानी शिकायत है और अब बढ़ती जा रही। तो यतीश जी, आपने अपने ये जो सर्वे रिपोर्ट है ये सरकार को भी सौंपी है, क्या सरकार की तरफ से इस पर कोई रिस्पांस आपको मिला है अभी तक? देखिए, सरकार ने हमारी रिपोर्ट को देखा है और उस पर उन्होंने कार्रवाई करने की हमें एश्योरेंस दी है कि वो कुछ ना कुछ करेंगे। हमारा एस्टीमेट ये है कि शायद ई कॉमर्स पे कुछ ना कुछ होगा अगले 2-3 महीने में, कोई कानून निकलेगा उस पर कि कैसे एमआरपी डिस्क्लोज होगी, किस तरह से एमआरपी डिस्क्लोज होगी। जो बाकी 2 प्रॉब्लम है जो रेस्टोरेंट्स और होटल्स की है, जिसपे एमआरपी डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है, मिसयूज हो रहा है, उस पर अभी हम लगे हुए हैं सरकार के साथ कि कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, कैसे उसको बेहतर किया जाए। हमारी सजेशन उस पर सरकार से यही है कि आपको इंटरनेट प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने चाहिए और उसी के जरिए आप ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को बता सकेंगे कि एमआरपी का मिसयूज हो रहा है। जी, बहुत शुक्रिया यतीश जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो वाकई एक बड़ी समस्या है। सीएनबीसी आवाज भी लगातार एमआरपी के दुरुपयोग या एमआरपी के गोरख धंधे को लेकर मुहिम चलाता रहा है और दर्शकों से भी हम यही कहेंगे कि जहां उन्हें भी ऐसा होता हुआ लगता है वो अपनी शिकायत जरूर दर्ज कराएं, नहीं तो हमारे पास भेजें। तो एमआरपी के इस गोरख धंधे की बात में हमने स्टंट की भी बात की। यतीश जी से बातचीत हो रही थी तो स्टंट की ज्यादा कीमतें वसूलने वाले हॉस्पिटल्स को अब ड्रग रेगुलेटर एनपीए ने कड़ी चेतावनी भी दे दी है। करीब 24 हॉस्पिटल्स के खिलाफ एनपीए कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा अच्छी क्वालिटी के स्टंट अस्पतालों से गायब हैं। बड़े अस्पताल भी इस खेल में लगे हैं। मुंबई स्थित लीलावती, केईएम, दिल्ली का मैक्स, हरियाणा के फरीदाबाद में मेट्रो और पीजीआई, चंडीगढ़, पंजाब के जालंधर स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल, तो ये वो बड़े नाम है जो अब इस जांच के दायरे में आ गए हैं। कैशलेस ट्रीटमेंट की उम्मीद रखने वाले केंद्र सरकार के 36 लाख कर्मचारियों को मायूसी हो सकती है। सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल सेवाएं देने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम यानी सीजीएचएस के अंदर आने वाले निजी अस्पताल अब इससे अपना हाथ पीछे खींचने का मन बना रहे हैं। निजी अस्पतालों ने सरकार से कहा है कि वो जल्द से जल्द बकाया चुकाए, नहीं तो सीजीएचएस मरीजों का इलाज बंद कर दिया जाएगा। अगर आप केंद्र की सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत आते हैं और किसी बड़े निजी अस्पताल में कैशलेस ट्रीटमेंट करवाने वाले हैं तो 31 मार्च के बाद शायद निजी अस्पताल आपको भर्ती करने से मना कर दें। इस योजना के तहत आने वाले निजी अस्पतालों ने कहा है कि 1 अप्रैल से वे बिना कैश लिए ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। इन अस्पतालों का कहना है कि सरकार के पास उनका करीब 400 करोड़ रुपए का बकाया है और अगर ये पैसा अस्पतालों को नहीं दिया जाता है तो मजबूरन उन्हें मरीजों से पैसे लेने होंगे। 31 मार्च के बाद हमें ऐसा लगता है कि ऐसा समय आ जाएगा जिसका हम रिव्यू करेंगे अभी कुछ दिनों के अंदर, कि हम उसके बाद सरकार को कहेंगे कि अब हम ये सर्विसेज ज्यादा नहीं दे पाएंगे आपको, अनलेस गवर्नमेंट हमें लिखित रूप से एक आश्वासन दे कि ये स्कीम अगले 2 महीने में रिस्ट्रक्चर की जाएगी। स्कीम के एग्रीमेंट के अनुसार सरकार को इलाज का 70% भुगतान 5 दिनों के अंदर करना होता है, लेकिन महीनों बाद तक भुगतान नहीं होता। अस्पतालों में मैक्स ग्रुप के 7 अस्पतालों का करीब 90 करोड़ के बिल का भुगतान नहीं हुआ है। मेदांता मेडिसिटी के 40 करोड़ रुपए, फोर्टिस ग्रुप के अस्पतालों के करीब 30 करोड़ बकाया सरकार के पास हैं। निजी अस्पतालों का कहना है कि सीजीएचएस का बकाया मांगने पर अक्सर उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की धमकी दी जाती है, लेकिन 31 मार्च के बाद इस स्कीम का फायदा उठाने वालों से उन्हें मजबूरन पैसे लेने पड़ेंगे या फिर उन्हें वापस भेजना पड़ेगा। रोहन सिंह, दिल्ली। अब बात करते हैं शेयर बाजार की, जहां 52 हफ्तों के शिखर पर छूने के बाद आज ये फिसलता हुआ दिखाई दिया। 8,992 यहां तक गया था आज निफ्टी। आज शुरुआत अच्छी थी बाजार की, लेकिन दोपहर के बाद बाजार में मुनाफा वसूली हावी हो गई। जोरदार बिकवाली हुई। मिड कैप शेयरों की भी जमकर धुलाई हुई। अच्छे आंकड़ों के चलते ऑटो शेयर चढ़े, लेकिन बैंक, टेलीकॉम और फार्मा जैसे सेक्टर्स के शेयरों में आज काफी बिकवाली देखी गई। बाजार बंद होने तक सेंसेक्स में 145 और निफ्टी में 46 पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई। और बिना आधार के अब नहीं मिलेगी रेल की ऑनलाइन टिकट। पूरी खबर आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद।
एक बार फिर स्वागत है आपका आवाज एट 9 में, क्योंकि कुछ और खबरें हैं जो कर रही हैं आपका इंतजार और आपके लिए है बेहद काम की। अब बिना आधार नंबर के रेलवे में टिकट बुकिंग पर पाबंदी लग सकती है। बल्क टिकट बुकिंग और धोखाधड़ी रोकने के लिए रेलवे नया आधार आधारित ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम लाने वाला है। इसके बाद बिना आधार कार्ड नंबर के ऑनलाइन टिकट बुक नहीं हो पाएगा। इससे पहले रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों में वरिष्ठ नागरिकों के किराए में छूट के लिए भी आधार कार्ड को जरूरी करने की घोषणा की थी। 1 अप्रैल से बिना आधार कार्ड के सीनियर सिटीजन को किराए में छूट नहीं मिलेगी। इस बार अलग से रेल बजट पेश नहीं हुआ है, इसलिए बड़ी घोषणाएं सुनने को नहीं मिली। लेकिन आज रेल मंत्री ने 2017-18 के एक्शन प्लान का एक बड़ा हिस्सा जारी किया है। रेलवे एक्शन प्लान की पूरी जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। वैसे तो रेलवे के 2017-18 के एक्शन प्लान में मुख्य जोर आमदनी बढ़ाने पर है, लेकिन यात्री सुविधाओं में भी नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इस साल मई तक रेलवे आधार बेस्ड इंटीग्रेटेड मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी, जिसकी सहायता से प्लेटफॉर्म टिकट से लेकर लोकल ट्रेन का मंथली पास तक सारी सुविधाएं दी जाएंगी। जून तक रेलवे 7 नई हमसफर, 7 नई अंत्योदय और 3 नई तेजस ट्रेनें चलाएगी। रेल में कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए इस साल 6000 पॉइंट ऑफ सेल मशीनें और 1000 ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनें भी लगाई जाएंगी। रेलवे इस बार माल भाड़े और नॉन फेयर रिसोर्सेज से आमदनी बढ़ाने पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। माल ढुलाई में सीमेंट, स्टील, ऑटोमोबाइल और आयरन ओर जैसे सेक्टर्स को आकर्षित करने के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया गया है। इस नई स्कीम के तहत अश्योर्ड लोडिंग करने पर माल भाड़े में 35% तक की छूट दी जाएगी। ट्रक ट्रांसपोर्ट को रेल की ओर खींचने के लिए दिल्ली एनसीआर में रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस शुरू की गई है। इसमें माल से लदे ट्रकों को रेलवे वैगन पर चढ़ाकर भेजा जाएगा। एनसीआर में प्रयोग सफल हुआ तो रोल ऑन रोल ऑफ को दूसरे जोन्स में भी शुरू कर दिया जाएगा। हमने एनसीआर के जो 9 पॉइंट्स हैं, 9 रूट्स, उनको आइडेंटिफाइड किया है जो अबाउट 80 से 100 किलोमीटर्स के बीच में है, जहां पे हम ट्रकों को उठाएंगे किसी एक पीएफटी से और दूसरी पीएफटी पे अक्रॉस एनसीआर रीजन उनको हम उतारेंगे। इसमें बहुत ज्यादा बचत है ट्रकर्स की के टाइम की। अगले वित्त वर्ष में रेलवे नॉन फेयर रेवेन्यू से 5000 करोड़ रुपए की आमदनी करना चाहती है। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए कैब एग्रीगेटर पॉलिसी और आउटडोर एडवर्टाइजिंग के लिए नई घोषणाएं हो सकती हैं। दीपाली नंदा, दिल्ली। देश के आईटी प्रोफेशनल्स नोटिस पीरियड घटाने की मांग कर रहे हैं। इस्तीफा देने के 3 महीने बाद तक कंपनी में बने रहने की मजबूरी में कर्मचारियों को कई बड़े तरह के जोखिम उठाने पड़ते हैं। इसलिए एक ऑनलाइन पिटीशन के जरिए श्रम मंत्रालय से दखल देने की मांग की गई है। कम सैलरी हाइक और सुस्त जॉब ग्रोथ की आशंका से जूझ रहे आईटी प्रोफेशनल्स को इस्तीफे के बाद अनिवार्य नोटिस पीरियड भारी लग रहा है। वो चाहते हैं कि नौकरी बदलना आसान बनाया जाए। करीब 28,000 प्रोफेशनल्स ने इसके लिए श्रम मंत्रालय को एक ऑनलाइन पिटीशन भेजा है। इसमें मांग की गई है कि नौकरी छोड़ने पर 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करने की मजबूरी खत्म की जाए। किसी के लिए इतने लंबे समय की प्लानिंग करना संभव नहीं है। कंपनीज किसी भी कस्टमर के साथ प्रोजेक्ट लेते समय एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट साइन करती है। उस एग्रीमेंट के बेसिस पे ही वो उनको प्रोजेक्ट मिलते हैं और उनको रेवेन्यू मिलता है। और कल को अगर वो सर्विस लेवल एग्रीमेंट वो रिसोर्स बेस्ड होता है और बीच में ही अगर रिसोर्स छोड़ के चला गया तो उनके पीछे उनकी पेनल्टीज होती है। अभी बड़ी कंपनियों में इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों को 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना होता है। इस वजह से इंडस्ट्री में काम करने वाले 39 लाख प्रोफेशनल्स को नौकरी बदलने में दिक्कत होती है। कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी एक फ्यूचर एम्प्लॉय के लिए 3 महीने इंतजार नहीं करता है और 3 महीने के बाद उसका 15 से 30 दिन का इंडक्शन होता है और उसके बाद उसको किसी भी प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट किया जाता है। तो 4 या 5 महीने किसी भी कंपनी का कोई कस्टमर या कोई कंपनी खुद इंतजार करेगी, ये थोड़ा सा एक मुश्किल सी चीज लगती है। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि फिलहाल नोटिस पीरियड घटाने की कोई अर्जी नहीं मिली है। अर्जी मिलने पर विचार किया जाएगा। प्रतीक श्रीवास्तव, दिल्ली। और आ गई है दुनिया की पहली बिना ड्राइवर वाली रेसिंग कार। देखिए इस ब्रेक के बाद। स्पेन के बार्सिलोना में चल रही मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आज आखिरी दिन था। इस इवेंट में छोटी से लेकर बड़ी कंपनियों ने इनोवेशन के नमूने पेश किए। आइए बताते हैं क्या खास रहा एमसीडब्ल्यू के आखिरी दिन में। पोर्शे डिजाइन बुक 1 लैपटॉप के साथ लग्जरी कार कंपनी पोर्शे भी इस साल एमडब्ल्यूसी में उतरी है। डिजाइन बुक 1 एक कन्वर्टेबल डिटैचेबल 2-in-1 लैपटॉप है।
इसे 360 डिग्री तक झुकाया जा सकता है और कीबोर्ड से अलग कर टैबलेट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 13.3 इंच का ये लैपटॉप विंडोज 10 पर चलता है। इसमें लेटेस्ट प्रोसेसर इंटेल कोर i7 दिया गया है 16 GB रैम और 512 GB स्टोरेज के साथ। इसकी बिक्री अप्रैल से यूएस और कुछ देशों में शुरू होगी और कीमत करीब 1,70,000 रुपए के आसपास होगी। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में सिर्फ मोबाइल ही नहीं, अनोखी कार भी लॉन्च हुई है। रोबोरेस कंपनी ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक कार रोबो कार पेश की। ये एक रेसिंग कार है जो एनवीडिया की ड्राइव PX2 ब्रेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर की मदद से खुद चलती है। इसमें 18 अल्ट्रासोनिक सेंसर और 6 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरे लगे हैं। ये कार 320 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकती है। भावना सती, मुंबई। और आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से आप जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।